हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और हिंदी साहित्य की क्लासेस चल रही हैं। जो भी बच्चा इनकी तैयारी कर रहा है तो आप यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़ें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, सूची 1 तथा सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ हमें दिया गया है सूची 1 और सूची 2। तो सबसे पहले दिया गया है दर्शन शास्त्र। तो दर्शन शास्त्र का किससे संबंध है? स्तर, विन्यास, व्यापार, शक्ति या फिर मन। तो दर्शन शास्त्र का संबंध है, ये है मन से। राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान क्या है? ये है शक्ति। तीसरा है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र क्या है? ये व्यापार से संबंधित। और चौथा है समाजशास्त्र। तो ये स्तर, विन्यास। तो देखो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और कूट से सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो सूची 1 और सूची 2। तो सबसे पहले दिया गया है वैज्ञानिक समाजवाद। तो वैज्ञानिक समाजवाद क्या है? ये है राज्य शोषण का यंत्र है। वैज्ञानिक समाजवाद क्या है? राज्य शोषण का यंत्र। दूसरा है प्रत्ययवाद। तो प्रत्ययवाद क्या है? ये है राज्य का तत्व मीमांसावाद सिद्धांत है। प्रत्ययवाद क्या है? राज्य का तत्व मीमांसावाद सिद्धांत। तीसरा दिया गया है अराजकतावाद। तो अराजकतावाद क्या है? ये है राज्य अनावश्यक और अवांछनीय दोनों है। राज्य क्या है? अनावश्यक और अवांछनीय दोनों है। फिर चौथा दिया गया है अधिनायकवाद। तो ये है एक व्यक्ति अथवा दल में असीमित शक्ति है। एक व्यक्ति अथवा दल में असीमित शक्ति। तो इसमें देखते हैं इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो देखो इसमें जो सही हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 3। स्थानीय कानून को बनाने तथा लागू करने की स्वतंत्रता, अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता और दायित्वों को निर्वहन का अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना। तो क्या कहलाता है? संप्रभुता कहलाता है, सत्ता कहलाता है, वैधता कहलाता है या फिर राज्य कहलाता है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फिर से पढ़ते हैं। स्थानीय कानून को बनाने तथा लागू करने की स्वतंत्रता, अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता और दायित्वों के निर्वहन का अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना, ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है राज्य कहलाता है। क्या कहलाता है? राज्य कहलाता है। तो स्थानीय कानून को बनाने तथा लागू करने की स्वतंत्रता, इसके अतिरिक्त अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता, दायित्वों के निर्वहन का अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना, ये क्या कहलाएगा? राज्य कहलाएगा। क्योंकि राज्य क्या है? उन लोगों का ऐसा समुदाय है जो स्थायी रूप से किसी प्रदेश पर वास करता हो, जो सामान्य कानूनों, आदतों व रिवाजों से एक स्वायत्त निकाय से जुड़े हों और जो अपनी सीमाओं के भीतर सभी लोगों व वस्तुओं पर नियंत्रण का प्रयोग करें और एक संगठित सरकार के माध्यम से स्वतंत्र प्रभुसत्ता का प्रयोग करें और जो युद्ध या शांति करने तथा विश्व के सभी समुदायों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाए रखने में सक्षम हो, उसको क्या कहते हैं? हम राज्य कहते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सामंत शाही इसका प्रबल वैशिष्ट्य था। शहर राज्य का, रोमन साम्राज्य का, पवित्र रोमन साम्राज्य या फिर सभी तीनों। तो बताइएगा, सामंत शाही इसका प्रबल वैशिष्ट्य था। तो फोर्थ का आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पवित्र रोमन साम्राज्य। क्या हो जाएगा? पवित्र रोमन साम्राज्य। तो सामंती राज्य का उदय और पवित्र रोम साम्राज्य की स्थापना, ये क्या है? एक अंतर संबंधित घटना थी और इसने राजनीतिक क्षेत्र में विखंडन परंतु धार्मिक क्षेत्र में एकीकरण को प्रदर्शित किया था। इसमें जो पोप हैं वह ईसाई साम्राज्य की शक्ति बन गया तथा सभी शासकों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? एक सामंती राज्य का उदय हुआ। तो इसमें जो राइट है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
निम्न में से कौन सॉफ्ट स्टेट के विचार से संबंधित है? कार्ल डायच, गुनार मेडल, लेनिन या फिर रूसी? तो कौन है जो कि सॉफ्ट स्टेट के विचार से संबंधित हैं? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, गुनार मेडल। कौन हो जाएगा? गुनार मेडल। तो गुनार मेडल ने अपनी व्याख्यात कृति एशियन ड्रामा में नवोदित एवं विकासशील देशों के लिए सॉफ्ट स्टेट शब्द का प्रयोग किया था। तो इसमें जो सही है ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। तो इजी है, क्या है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य? तो आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा, राजनीतिक सुरक्षा या इनमें से सभी। तो कल्याणकारी राज्य क्या होता है? तो कल्याणकारी राज्य ये किस पे? लोकहित पर आधारित होता है। और इस संबंध में लोकहित से हमारा तात्पर्य क्या होगा? राजनीतिक होगा, सामाजिक होगा, आर्थिक दृष्टि से अवसर की असमानता को दूर कर उसकी साधारण आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है ना। आधुनिक काल में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ये इंग्लैंड में बेवरेज रिपोर्ट के आने के बाद मूर्तिमान हुई। और आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, राजनीतिक सुरक्षा, सभी व्यक्तियों को रोजगार, न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, ये सभी प्रमुख रूप से कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। तो क्या क्या आ जाएगा? आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था आ जाएगी, सामाजिक सुरक्षा आ जाएगी और राजनीतिक सुरक्षा भी आ जाएगी। तो इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है। इस व्यक्तित्व का संबंध है। तो ये जो व्यक्तित्व दिया गया है इसका संबंध किससे है? राज्य क्या है? एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है। तो इसका संबंध किससे है? व्यक्तिवादियों से है, आदर्शवादियों से है, अराजकतावादियों से है या फिर मार्क्सवादियों से? तो बताइएगा इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो देखो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर बी, आदर्शवादियों से। किससे है? आदर्शवादियों से। तो आदर्शवादी क्या कहते हैं? ये राज्य को एक नैतिक संस्था मानते हैं जो कि मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है। इनके अनुसार क्या है? व्यक्ति एक राज्य के अंतर्गत रहकर ही अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकता है। इसमें ये पूछ लिया जाए कि आदर्शवादी और कौन कौन से विचारक हैं। तो देखो इसमें आदर्शवादी कौन से हैं? कांट आ जाते हैं, हीगल आ जाते हैं, ग्रीन आ जाते हैं, बैटले आ जाते हैं, बुसांके, ये सभी आदर्शवादी विचारक हैं। तो इसमें 7 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 8। और जो भी बच्चा चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा निम्नलिखित में से किसे अधिक महत्व दिया जाता है? समाज को, राष्ट्र को, राज्य को या फिर संसार को? तो जो सर्वाधिकारवाद है इसमें से व्यक्ति की अपेक्षा किसको अधिक महत्व दिया जाता है? तो ये दिया जाता है राज्य को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? राज्य को। तो सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को सबसे अधिक यानी कि सर्वाधिक महत्व दिया गया है। सर्वाधिकारवाद के अनुसार राज्य एक आध्यात्मिक और नैतिक सत्ता है और यह एक ऐसा संगठन है जिसके प्रादुर्भाव और विकास में आत्मा की अभिव्यक्ति होती है। राज्य जनता की आत्मा को अभिव्यक्त करता है, इसलिए व्यक्तियों को ना तो निरपेक्ष स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है और ना ही उनके द्वारा किसी भी स्थिति में राज्य का विरोध किया जा सकता है। ठीक। और इसमें है सर्वाधिकारवाद की विचारधारा पर आदर्शवाद की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। और इसमें आपने सुना होगा एक है नाजीवाद और दूसरी है फांसीवाद, है ना। नाजीवाद और दूसरी कौन सी है? फांसीवाद। नाजीवाद और फांसीवाद। तो जो नाजीवाद और फांसीवाद है ये दोनों जो विचारधाराएं हैं ये सर्वाधिकारवाद का ही प्रकार रही हैं। ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। सभी कुछ राज्य में निहित है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है, राज्य ही सर्वोपरि है।
तो ये जो विशेषता है ये कहाँ दिखाई देती है, और ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछी भी जाती है। तो सभी कुछ राज्य में निहित है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं, और राज्य ही सर्वोपरि। ये विशेषता कहाँ दिखाई देती है? समाजवाद में, साम्यवाद में, उदारवाद में, या फिर सर्वाधिकारवाद में। तो ये दिखाई देती है सर्वाधिकारवाद में। ठीक है, कहाँ दिखाई देती है? सर्वाधिकारवाद में। तो देखो इसमें सर्वाधिकारवाद, ये आपको पता है राज्य को सर्वशक्ति मानता है, यानी कि राज्य एक क्या है? सर्वोच्च इकाई है, एक नैतिक इकाई है। तो इटली में फांसीवाद तथा जर्मनी में नाजीवाद, हिटलर सर्वाधिकारवाद का ही एक प्रकार है। अच्छा, ये जो कथन है, ये राज्य के बाहर कुछ नहीं, इसके विरुद्ध कुछ नहीं, और इसके ऊपर कुछ नहीं, जो सभी कुछ किस में? राज्य में निहित है। ये जो कथन दिया है, ये दिया है मुसोलिनी ने दिया है। ठीक है, किसने दिया है? मुसोलिनी ने दिया है। तो इसमें जो सही हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि सर्वाधिकारवाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें सम्मिलित करना है। तो एक तरफ दिए गए हैं देश और दूसरी तरफ उसकी विदेश नीति दी गई है। तो सबसे पहले दिया गया है भारत। तो भारत की विदेश नीति कैसी है? सैनिक शक्ति और साम्यवाद, समाजवादी अंतर्राष्ट्रीयतावाद के सिद्धांत के आधार पर मैत्री सहयोग, या फिर मित्रता एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, या फिर साम्यवाद का अवरोध। तो भारत का जो भारत देश है, इसकी विदेश नीति कैसी हो जाएगी? ये हो जाएगी मित्रता एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। फिर दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये इसका जो हो जाएगा, ये हो जाएगा साम्यवाद का अवरोध, साम्यवाद का अवरोध। सोवियत रूस का ये हो जाएगा सोवियत रूस का समाजवादी अंतर्राष्ट्रीयवाद के सिद्धांत के आधार पर मैत्री सहयोग। और चीन का क्या है? तो चीन का है सैनिक शक्ति और साम्यवाद। चीन का क्या है? सैनिक शक्ति और साम्यवाद। आप इसमें मिलान कर लीजिएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन समाज एवं राज्य में भेद करता है? तो ऑप्शन में दिए गए हैं पेरेटो, मैकाइवर, ब्राइस, या फिर चार्ल्स मरिया। तो कौन है जो कि समाज एवं राज्य में भेद करता है? तो इसका जो राइट आंसर है, ये है ऑप्शन नंबर बी, मैकाइवर। समाज और राज्य में कौन भेद करता है? तो मैकाइवर करते हैं। तो मैकाइवर समाज एवं राज्य में भेद करते हुए राज्य के बहुलवादी अवधारणा के समर्थक हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक वेव ऑफ गवर्नमेंट में समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले समुदायों को राज्य के कार्यों में सहभागी बनाने की वकालत की है। तो इसमें जो राइट है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस विचारक ने अपने चिंतन में राज्य और समाज में विभेद नहीं किया? अब इसमें बताना है कि राज्य और समाज में किसने विभेद नहीं किया है। तो कांट हैं, ग्रीन है, हीगल हैं, या फिर जॉन लॉक हैं। तो कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे हीगल हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएगा? हीगल हो जाएंगे। तो ये कौन थे? ये एक जर्मन दार्शनिक थे। जर्मन दार्शनिक हीगल ने अपनी चिंतन में राज्य और समाज में विभेद नहीं किया है। हीगल राज्य को समाज का उच्चतम आदर्श मानता है। ठीक है, और इसीलिए वो क्या कहता है, इसका फेमस कथन है हीगल का कि राज्य स्वयं निश्चित तथा पूर्ण मस्तिष्क है, जो सच्चाई और बुराई, लज्जा और शुद्धता, चंचलता और धोखेबाजी के भावनात्मक नियमों को स्वीकार नहीं करता। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें सही आंसर होगा। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन राज्य नहीं है? आप हमें बताना है कि निम्न में से कौन सा राज्य नहीं है। तो देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, राष्ट्र संघ, या फिर बांग्लादेश। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा इसमें राज्य नहीं है। तो इसमें जो राइट आंसर है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्र संघ। क्या है ये इसमें राज्य नहीं है। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद विभिन्न राष्ट्रों में एक समन्वय हुआ और शांति स्थापित करने के लिए राष्ट्र संघ नामक संस्था का निर्माण किया गया था। परंतु यह जो राष्ट्र संघ है, ये शांति और व्यवस्था बनाए रखने में ये विफल रही,
तथा विश्व को दूसरे महासंग्राम का अचानक तांडव देखना पड़ा, यानी कि दूसरा विश्व युद्ध देखना पड़ा। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ के स्थान पर फिर क्या आया, तो ये आया था संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी कि UNO, संयुक्त राष्ट्र संघ आया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ नामक संस्था का एक गठन किया गया। अब राष्ट्र संघ एवं संयुक्त राष्ट्र संघ दोनों में संप्रभुता न होने के कारण इनको राज्य के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। इसके अलावा इसमें दिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, बांग्लादेश, ये सभी राज्य हैं। ठीक है, तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, ये सेम क्वेश्चन हो गए दोनों, है ना, निम्न में से कौन राज्य नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक तत्व हैं। तो क्या है, भूभाग है, जनता है, सर्वोच्च सत्ता है या फिर राष्ट्रीयता है। तो राज्य हम किसको कहते हैं, तो राज्य कहे जाने के लिए सबसे आवश्यक तत्व है वह कौन सा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च सत्ता। क्या हो जाएगा, सर्वोच्च सत्ता। सर्वोच्च सत्ता को ही हम क्या कहते हैं, संप्रभुता। क्या कहते हैं, संप्रभुता। ठीक है, संप्रभुता। तो राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक तत्व कौन सा है, तो ये है सर्वोच्च सत्ता यानी कि संप्रभुता। तो इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और जो भी चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।